ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पीएमसी के गाइडलाइन के मुताबिक काउंसलिंग फॉर सीलियक डिजीज, सीलियक डिजीज की काउंसलिंग हम कैसे लेते हैं? पहले तो आप लोगों को सीलियक डिजीज का पता होना चाहिए, ठीक है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। इन दिस डिजीज देयर इज अ प्राइमरी प्रॉब्लम इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किसका मसला है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं जब भी वो गंदम वाली चीज कोई खाती है, कोई गंदम की रोटी खाता है, उसके बाद उसको डायरिया हो जाता है। इसको हम कहते हैं सीलियक डिजीज। मतलब जो गंदम के अंदर एक प्रोटीन है उसका नाम है ग्लूटन। ग्लूटन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द वीट। ये वीट के अंदर होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता इंटेस्टाइन से, और इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। सीलियक डिजीज के जितने भी लोग आते हैं काउंसलिंग के अंदर, वो बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब इसको जब भी गंदम वाली कोई चीज हम खिलाते हैं उसके बाद उसको पेचस हो जाते हैं या उसको डायरिया हो जाता है, तो उसकी काउंसलिंग हमने कैसी करनी है? तो देखिए, सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करने। इसको हम ग्लूटन, ये इसका दूसरा नाम भी याद रखे, ग्लूटन सेंसिटिव एंटीरोपैथी, एंटीरोपैथी भी कहते हैं, ग्लूटन सेंसिटिव एंटीरोपैथी। दैट इज द अनदर नेम ऑफ व्हाट? सीलियक डिजीज। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास जो वीट के अंदर, गंदम के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटन। एंटीरो मीन इंटेस्टाइन, पैथी मीन डिजीज। देयर इज अ डिजीज इन द इंटेस्टाइन सेंसिटिव फॉर द ग्लूटन प्रेजेंट इन द वीट। क्लियर है कि नहीं? और जब वीट के अंदर वो ग्लूटन आता है वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होता और इससे बच्चे को डायरिया हो जाता है। अब पेरेंट्स, ये पीठ के अंदर बहुत कॉमन आता है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम ग्रीट करेंगे, सलाम करेंगे, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हम पेशेंट को ग्रीट करेंगे, फिर वो जनाब हमारा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। आपने उसको ग्रीट किया, सलाम किया, उसने वापस वालेकुम सलाम दिया, दे रिस्पॉन्स है। क्लियर है? इसके बाद आप बताए, मेरा नाम डॉक्टर, ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर सादिक है, ठीक है, डॉक्टर सादिक है, आपका नाम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप हम पूछ रहे आपका नाम, वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम असद है, असद जी, असद साहब, असद साहब, आप उजैर के वालिद साहब है, ठीक है। क्योंकि सीलियक डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन में होता है, और जो चिल्ड्रन है वो तो अपना हिस्ट्री दे नहीं सकते, तो हमने जो काउंसलिंग करनी है वो पेरेंट्स की करनी है, क्योंकि बच्चों का देखभाल तो पेरेंट्स ने करना है। हम सीलियक डिजीज के अंदर उस चिल्ड्रन को काउंसिल नहीं करते, बट हम किसको करते हैं? पेरेंट्स को करते हैं। तो हम वालिद साहब से नाम पूछते हैं, वो कहते हैं असद, और हमारे पास लिस्ट होगा जिसको सीलियक डिजीज है बच्चे का नाम, तो हमें पता होगा। फिर हम इससे कंफर्म करेंगे, जी असद साहब आप उजैर के वालिद साहब हैं, ठीक है। वो कहेगा जी डॉक्टर साहब, ठीक है, वो कहेगा जी हाँ, वो कहेगा जनाब जी हाँ, ठीक है। फिर हम यहाँ पे उसके पेरेंट्स से ये पूछते हैं, आप अपने अपने बच्चे की बीमारी के बारे में क्या जानते हैं? अब यहाँ पे इससे थोड़ा सा सुनते हैं, ये हिस्ट्री होती है, हम इससे हिस्ट्री लेते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर सन प्रॉब्लम, ठीक है, आप अपने बच्चे के बारे में क्या जानते हैं कि उसको क्या बीमारी है? वो कहेगा डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर साहब जब भी हम बच्चे को गंदम वाली कोई शे खिलाते हैं या कोई चीज खिलाते हैं, जल्द उसको पेचस या पेट खराब हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने पेचस का वर्ड यूज करना है, डायरिया के लिए यूज होता है, ठीक है ना, दैट इज डायरिया। वो कहेगा जब भी कोई गंदम वाली चीज खिलाते हैं उसके बाद बच्चे को पेचस हो जाती है, मतलब डायरिया हो जाता है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बताना है कि डायरिया की, पेचस की नोयत क्या है, क्या होती है, ठीक है। मतलब हम सिवियरिटी पूछते हैं, शिद्दत पूछते हैं कि हाउ द डायरिया इज सीवियर। वो कहेगा खाने के जल्द ही आती है और दो तीन जनाब उसको दस्त हो जाती है, दो तीन दफा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब कभी
कम तो कभी बहुत ज्यादा। मतलब कभी डायरिया की एपिसोड कम होती है और कभी बहुत ज्यादा होती है। वो डिपेंड भी करता है कि बच्चा कितना ग्लूटन प्रोटीन लेता है वीट के अंदर, कि गंदम के अंदर वो कितना कंटेंट लेता है, उसके हिसाब से उसको डायरिया बहुत कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। आप ये बताएंगे कि असद साहब इस बीमारी को हम अपनी जुबान में, हाँ जी, सीलियक डिजीज कहते हैं। हम ये बताएंगे कि जो मसला आपके बेटे को है इसको हम अपनी जुबान में सीलियक डिजीज कहते हैं। आजकल तो गूगल का ज़माना है, जो पेशेंट आते हैं उसने अपनी डायग्नोज बना चुकी होती है कि गूगल में यही लिखा है, ठीक है ना। सीलियक डिजीज उसने शायद कहीं से सुना हो या किसी ने बताया हो कि यार आपके बच्चे को तो सीलियक डिजीज है, ठीक है। उसको बताना भी चाहिए कि जो जहन में उसके अंदर है आप बताएं, ताकि उसका कॉन्फिडेंट बन जाए कि यार ये डॉक्टर समझदार है, ठीक है, उसको पता है। तो आपने बताने कि जो बीमारी आपके बच्चे को है उसको हम अपनी जुबान में सीलियक डिजीज कहते हैं, ठीक है। वो कहेगा तो इसमें क्या होता है, देखे इसमें इसमें क्या होता है, उसको तो सीलियक डिजीज का नहीं पता ना, इसमें क्या होता है। देखिए क्या होता है, ठीक है, हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। इस बीमारी के अंदर छोटी आंत का मसला होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है कि नहीं। छोटी आंत का मसला होता है और इसमें उंगलियों जैसी साख्त होती है, साख्त होती है, और वो खुराक की छोटी छोटी जर्रों को जज़ब करती है। लेकिन आपके बच्चे में छोटी आंत के अंदर गंदम वाली ग़िज़ा जज़ब करने की सलाहियत नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इस तरफ ब्रुश बॉर्डर का नाम सुना है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल वेलाई। हमारी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है फूड की वो कहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके ब्लड में देती है ताकि उससे हमें एनर्जी मिल जाए। कभी कभार कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो अच्छी हाथ से खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ता नहीं है, फिर भी हम कमजोर होते जा रहे हैं। या तो फूड की डाइजेशन नहीं होती या फूड की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि हमें तवानाई एनर्जी तब मिलती है जब फूड को डाइजेस्ट करके कहाँ तक पहुँचाए, ब्लड तक पहुँचाए। इसको हम कहते हैं ये डाइजेशन का इशू है कि एब्जॉर्प्शन का, ये एब्जॉर्प्शन का इशू है। जो इंटेस्टाइनल वेलाई है वो ग्लूटन जो है वीट के अंदर ग्लूटन इसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसको कहते हैं मेल एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या कहते हैं, मेल एब्जॉर्प्शन। ये जो इशू है ये मेल एब्जॉर्प्शन का है, क्लियर है कि नहीं। तो देर आर मेल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, ठीक है, मेल एब्जॉर्प्शन। इन बच्चे के अंदर जो अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड है स्पेशली वीट के अंदर जो ग्लूटन है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती। फिर आपने यहाँ पे ये बात जरूर वो आपसे पूछेगा अब इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है या इसका हल क्या है, क्योंकि उसका वालिद साहब तो सुन रहे हैं ना। आपने उसको बता दिया कि इसकी छोटी आंत के अंदर जो हमारी उंगलियों जैसी साफ है स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइनल वेलाई की बात कर रहा हूँ, वो खराब है और वो चीजों को सही तरीके से जज़ब वो नहीं कर सकती। भाई एब्जॉर्ब अगर नहीं होती तो फिर उसका पेरेंट्स आपसे यही पूछेगा कि अब डॉक्टर साहब इसका हल क्या है, इसके लिए करना क्या है। वो तो वरिड हो गए ना, वो तो मतलब एक सैडनेस में चले गए कि उसको बच्चे को क्या हो गया, तो कहेगा इसके लिए क्या करना होगा। देखे इसके इलाज या इसका हल क्या है वो आपसे ये पूछेगा, ठीक है। आपने बताना है अभी हम कुछ मजीद टेस्ट करवाएंगे, इससे पता चलेगा
इस मसले का वजह क्या है, ये भी याद रखना, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टिगेशन वी कैन नॉट से व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपने ये नहीं बताना कि आप टेंशन ना ले, ये हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप से कोई कमेंट पास हो नहीं करनी है। हमने टू द पॉइंट रहना है कि अभी हमने कुछ मजीद टेस्ट करने हैं और उन टेस्ट से हमें पता चलेगा कि इसका इशू क्या है, इसका मसला क्या है, ठीक है। और इससे हमें पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल कि इसका इशू जेनेटिक है, बाय बर्थ है या आफ्टर द बर्थ है। इसका मतलब ये है, तो वो कहेगा जी कौन सी टेस्ट करेंगे जी, वो टेस्ट क्या होंगे, क्या होंगे, ओके। इसमें खून का टेस्ट और हमें हमको छोटी आंत से गोश्त का कोई सैंपल भी ले सकते हैं। इसका मतलब कि सीलियक डिजीज के अंदर हम कुछ टेस्ट ब्लड से करते हैं, तो ब्लड रूटीन टेस्ट भी किया जाता है। और इवन अगर हमने मजीद देखना है कि मेन वजह क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग, उसके लिए हमने बायोप्सी लेना है। क्या लेना है? बायोप्सी। तो हम पीस ऑफ टिश्यू भी ले सकते हैं, एंडोस्कोपी गाइडेड लेते हैं। अगर आप इंटेस्टाइन से कोई पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं एंडोस्कोपी के बगैर वो नामुमकिन होती है, तो एंडोस्कोपी गाइडेड वहां से पीस ऑफ टिश्यू लेते और देखते कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या अक्वायर्ड प्रॉब्लम है। देखिए मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम है और इसके अंदर ये इंटेस्टाइन क्या है, विलाय है। These finger-like projection in the intestine is called of intestinal villi। इसको हम ब्रुश बॉर्डर्स भी कहते हैं। These villi in the intestine mainly help in the absorption of food। ये किस में काम करती है? एब्जॉर्प्शन में। अगर एक बच्चे को माँ बाप से कोई जीन ऐसा आया है कि उसका ये विलाय काम नहीं करता, इसको जेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। क्या? जेनेटिक, जो फैमिली में रन करता है, खानदान खानदान से चलता है, इसका फिर परमानेंट कोई इलाज है नहीं है, क्योंकि जीन को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते। अब कभी कभार क्या होता है, बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, उसको इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एंटीराइटिस। इसको क्या कहते हैं? एंटीराइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज का नाम सुना है कि नहीं? कभी कभार एबनॉर्मल एंटीबॉडीज आती है और वो इस विलाय के खिलाफ क्या करती है? अटैक करती है। तो अगर हम एंटीबॉडीज को रिमूव करें या एंटीराइटिस को ठीक करें तो फिर ये विलाय ठीक हो सकेगी कि नहीं? इसका मतलब ये अक्वायर्ड काज है, आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद किसी प्रॉब्लम की वजह से भी ये विलाय डैमेज हो सकती है। अगर एक बच्चा है उसकी विलाय डैमेज बाय बर्थ है, ये प्राइमरी काज है। ये क्या है? प्राइमरी। इसको कंजेनिटल काज कहते हैं। अगर विलाय ठीक थे लेकिन अब किसी डिजीज की वजह से खराब हुई है, उसको सेकेंडरी काज कहते हैं और ये अक्वायर्ड है। तो सेकेंडरी काजेज आर रिवर्सेबल आर नॉट? सेकेंडरी काजेज रिवर्सेबल है लेकिन प्राइमरी काजेज रिवर्सेबल नहीं है। इसलिए आपको बताना होगा कि हमने कुछ मजीद टेस्ट करने हैं और इससे हमें फिर पता चलेगा कि इस मसले का मेन वजह क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। क्लियर है? तो अगर ऑटो एंटीबॉडीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनी है, तो हम कहाँ पे देखेंगे? ब्लड में देखेंगे कि नहीं? तो हमें कुछ खून के टेस्ट करने होंगे कि नहीं? क्या फॉर एग्जाम्पल एंटीराइटिस है, इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन में इंसान को फीवर होता है और WBC ब्लड टेस्ट में क्या होता है? ज्यादा। तो हमने खून के टेस्ट करने के नहीं? इसका मतलब, और अगर जेनेटिक प्रॉब्लम देखना है तो हमने विलाय से सिंपल लेना है और इसके अंदर जीन को DNA में देखेंगे तो हम वहां से गोश्त का टुकड़ा भी दे सकते हैं। इसका मतलब खून का टेस्ट भी कर सकते हैं और इवन इंटेस्टाइन से बायोप्सी भी ले सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोगों ने फिर ये बताना है, अगर वो ये कहे कि डॉक्टर साहब अगर आपने मेरे बच्चे का टेस्ट करवाया और उसमें ये पता चला कि भाई इसका मसला खानदानी है, मौरूसी है, फॉर एग्जाम्पल विरासत में उसको मिली है माँ बाप से, फिर इसका हल क्या होगा? क्योंकि सीलियक डिजीज की 95% का ये जेनेटिक होता है। कितना होता है? 95% जेनेटिक, 5% ओनली अक्वायर्ड होता है। इसका मतलब कि माँ बाप से जो जीन का इशू है वो सीलियक डिजीज में ज्यादा होता है। तो कहेगा डॉक्टर साहब अगर ये मसला खानदानी निकला, फॉर एग्जाम्पल माँ बाप से निकला, माँ बाप से आए हुए जीन की वजह से निकला, प्राइमरी की बात करो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये मेन पॉइंट क्या होगा? ये मेन पॉइंट आपसे एग्जामिनर रिस्पेक्ट करता है और इसके 4 मार्क्स होते हैं यहाँ पे सीलियक डिजीज की काउंसलिंग। क्लियर है कि नहीं? 10 नंबर का स्टेशन है
इस सवाल का जवाब जिसने सही दिया तो उसको 4 नंबर वहां से मिलते हैं, ठीक है ना। आपने उसको ये नहीं बताना कि मैं सबर कुछ करता हूँ या ये करता हूँ वो करता हूँ, आपने उसको डायरेक्ट बताना है इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम आपको ग़िज़ा की एक टाइम टेबल बना के देंगे और उस टाइम टेबल के मुताबिक हफ्तावार टाइम टेबल देंगे, उसके मुताबिक आप अपने बच्चे को ग़िज़ाएं देते रहेंगे। वो फिर कहेगा क्या मेरा जो बच्चा है वो पूरी जिंदगी गंदम वाली चीज नहीं खाएगा? आपने बताने हाँ नहीं खाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो हम रिवर्स नहीं कर सकते, और वो जब भी चाहे वो आज 2 साल का है कल 50 साल का हो जाए, जब भी गंदम वाली चीज खाएगा उसको क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। तो उसको बता रहे कि पूरी जिंदगी नहीं खाएगा। वो कहेगा अगर वो गंदम वाली चीज ना खाए वो तो मर जाएगा, वो तो मर जाएगा, क्योंकि गंदम वाली ग़िज़ा के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। आप उसको बताएंगे कि हम आपको ऐसी ग़िज़ाएं देंगे, ऐसी ग़िज़ाएं लिख के देंगे जिससे आपकी गंदम की ग़िज़ा वाली तवानाई क्या करेंगे? पूरी करेंगे। लेकिन इसको गंदम वाली शे नहीं खानी है, उसको हम मजीद और ग़िज़ाएं देंगे जिससे उसकी सेहत भी ठीक रहे और उसको पेचस भी। क्लियर है कि नहीं? आपने इस तरह बोलना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो साइकी चेक कर रहे हैं कि आप पेशेंट के साथ डील कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे पेशेंट को बताएंगे कि इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो वो यहाँ पे बताएगा क्या मेरा बेटा पूरी जिंदगी गंदम वाली चीज या ग़िज़ा नहीं खाएगा, ठीक है, नहीं खाएगा, ठीक है। तो हम बताएंगे जी हाँ, लेकिन इसके लिए हम आपको बच्चे की उम्र और सेहत के मुताबिक हफ्तावार ग़िज़ा की टेबल बना के देंगे और उस तरीके से अब बच्चे को ग़िज़ा देते रहे। ठीक है जी, ये हम बताएंगे कि हम आपको हफ्तावार एक शीट देंगे, टाइम टेबल देंगे, उसमें फूड मेंशन होगा और आप उस हिसाब से फिर बच्चे को क्या स्टार्ट कराए? फूड स्टार्ट कराए। क्लियर है? द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सीलियक डिजीज इज व्हाट? ग्लूटेन फ्री डाइट। क्या होता है? ग्लूटेन फ्री डाइट। वो डाइट देंगे जिसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, और वीट इज अ लॉट ऑफ, वीट कंटेन लॉट ऑफ ग्लूटेन। तो वीट के अंदर तो ग्लूटेन ही है, अगर वो वीट लेगा फिर भी तो उसको डायरिया हो जाएगा कि नहीं? याद रखें, इसका जो बेस्ट अल्टरनेट ट्रीटमेंट है दैट इज ईटिंग राइस। ये क्या कहेगा? राइस ज्यादा खाएगा, चावल, ठीक है, राइस। राइस के अंदर ग्लूटेन नहीं होता। क्लियर है? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे डायरेक्ट, सर वहां पे पूछेगा कि सीलियक डिजीज का जो पेशेंट होता है इसको अगर हम वीट कंटेनिंग डाइट ना दे तो उसका बेस्ट ऑप्शनल ट्रीटमेंट क्या है? आंसर इज राइस। और इसको बेस्ट ट्रीटमेंट यह है कि ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे। क्लियर है? उसको हम वो ग़िज़ा बिल्कुल नहीं खिलाएंगे जिसके अंदर क्या चीज़ हो? ग्लूटेन हो। क्लियर है? अब यहाँ पे ये तो सीलियक डिजीज। एक होते है काउंसलिंग फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये नाम सुना है कि नहीं? एक आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो भी आसान है, सिर्फ आप लोग इसका ट्रिक समझ लें कि आप लोगों को हेडिंग पता हो। कभी कभार पेशेंट बच्चे लेके आते हैं किस चीज़ में? लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ। क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस? ये वो बच्चे होते हैं जिसको डायरिया हो जाता है सून आफ्टर टेकिंग मिल्क, मतलब दूध लेने के बाद पेट का खराब होना, दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। लेकिन गंदम वाली शेक आने के बाद पेट खराब होना, दैट इज कॉल्ड सीलियक डिजीज। तो सीलियक डिजीज में वीट कंटेनिंग डाइट के बाद डायरिया होता है, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस में मिल्क लेने के बाद डायरिया हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं? तो इस बच्चे का हल जो है वो ये है कि इसको दूध वाली चीजें ना, अब वो कहेगा ये पूरी जिंदगी दूध नहीं पिएगा, पिएगा, लेकिन फार्मूला मिल्क देंगे, ऐसी जनाब फॉर एग्जाम्पल दूध देंगे, शॉप से लेंगे जिसमें लैक्टोज ना हो, तो इसको कहते हैं लैक्टोज फ्री मिल्क। ठीक है कि नहीं? तो मिल्क देना है क्योंकि मिल्क के अंदर अदर इंग्रेडिएंट है, आयरन है इसके अंदर, अदर विटामिन है, लेकिन फार्मूला मिल्क के अंदर हम उससे क्या चीज डिटेच करते हैं? लैक्टोज। तो लैक्टोज फ्री मिल्क इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस।
कभी कभार वो कहते हैं कि जब ये कोई मिल्क लेता है या दही लेता है, इसको डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेकरी या डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है, जिसमें योगर्ट भी आती है, इसमें मिल्क भी आती है, सब के अंदर लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। अब देखें, अगर एक बंदा है, उसने मिल्क लिया है, मिल्क, मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज कॉल्ड व्हाट? लैक्टोज। मिल्क कंटेन लॉट ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज इज कार्बोहाइड्रेट। अब मैंने मिल्क ली है, ये सबसे पहले एसोफेगस में जाएगी, एसोफेगस के बाद किधर जाएगी? स्टमक में, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। अब ये लैक्टोज जब इंटेस्टाइन में आती है, ड्यूडिनम, दिस विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन? ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम के अंदर विलाय है कि नहीं? these will I when lactose come in the food, so these will I release as enzyme। ये जो वेलाय है इंटेस्टाइन के अंदर, ब्रुश बॉर्डर है, ये क्या रिलीज करती है? एंजाइम। एंजाइम इज कॉल्ड लैक्टेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? लैक्टेज। और ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है दो में, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। ये याद रखें, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर मोनोसेकेराइड, लेकिन लैक्टोज इज डाइसेकेराइड। इसका मतलब ये सिंपल शुगर है, C6H12O6। ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाता है? लैक्टोज बनाता है। ये एक चीज है कि दो से मिली है, दो से मिलकर बनी है, ये डाइसेकेराइड है। और ये दोनों क्या है? मोनोसेकेराइड है। इंटेस्टाइन से सिर्फ और सिर्फ हम ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और क्या चीज? गैलेक्टोज। लेकिन लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो मिल्क हम लेते हैं, मिल्क, हम सब में मिल्क लेने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? लैक्टेज। वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। और जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर ये इंटेस्टाइनल ब्रुश बॉर्डर से किधर जाएगी? ब्लड में अब्जॉर्ब होगी और हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज इज एनर्जी, गैलेक्टोज इज एनर्जी। लेकिन अगर एक पेशेंट है, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर ब्रुश बॉर्डर का इशू है और वो क्या रिलीज नहीं करता? लैक्टेज। तो अगर वो मिल्क लेगा तो फिर लैक्टोज इसमें कन्वर्ट होगा नहीं, तो लैक्टोज तो इंटेस्टाइन में रहेगा और ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये लैक्टोज जब इधर जमा होता जाएगा तो इंटेस्टाइन के सेल से क्या ड्रा करेंगे? वाटर। और ये जब वाटर ड्रा करेंगे, उस वाटर को किस चीज की शक्ल में ले जाएंगे? डायरिया। सो व्हेन लैक्टोज क्रिएट अ प्रेशर एंड ड्रा वाटर फ्रॉम नियर बाई सेल लीडिंग टू डायरिया इज नोन एज ऑस्मोटिक डायरिया। इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक डायरिया। इसका मतलब ये लोग जिसमें किस चीज का डिफिशियंसी है? लैक्टेज, ये लैक्टोज ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे? हाँ जी, ये लोग लैक्टोज नहीं ले सकेंगे और इसको डायरिया हो जाता है। तो कैन दिस पेशेंट टोलरेट लैक्टोज? लैक्टोज नो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ये टोलरेट नहीं कर सकते। अगर ये लैक्टोज वाली चीज लेंगे, उसको डायरिया हो जाता है। तो कैन दिस पीपल टोलरेट लैक्टोज? नो, इसलिए ये क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या इसको लैक्टेज डेफिशिएंसी। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इस पेशेंट के अंदर किस चीज का कमी होती है? लैक्टेज एंजाइम का। तो अगर एग्जाम में आ जाए दो केसेस, जिसमें एक पक्का आता है 10 नंबर है कि या तो पेरेंट्स बताएंगे जब उसका बच्चा कोई गंदम वाली चीज खाता है, उसके बाद उसको पेचस लग जाता है, वो सीलियक डिजीज है। या तो वो कहेंगे कि जब भी उसको वो माँ दूध पिलाती है या किसको कोई डेयरी प्रोडक्ट चीज देते हैं, उसको डायरिया हो जाता है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। क्लियर है? इसमें ये बच्चा पूरी जिंदगी गंदम वाली चीजों नहीं खाएगी, इसको अल्टरनेट चीजें देंगे जिस तरह के राइस वगैरह, लेकिन इसमें ये मिल्क पी सकेगा, लेकिन इसको लैक्टोज फ्री मिल्क कहते हैं। ये वो मिल्क लेगा जिसके अंदर क्या चीज ना हो? लैक्टोज ना हो। तो लैक्टोज फ्री मिल्क तो ले सकेगा ना, तो लैक्टोज फ्री मिल्क शुड बी गिवन टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है जी, देते जनाब काउंसलिंग के बारे में मेन पॉइंट। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर ले शाबाश। आप लोगों ने देखे यहाँ पे नॉलेज चेक होता है कि पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है ना। और सर आपकी अप्रोच को देखता है कि कॉन्फिडेंटली, ये देखे मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कमिंग जो सैटरडे है इस पे आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। और आज मैं ग्रुप में दूंगा कि मेरे पास सारे नाम है आप लोगों के, मैं आज ग्रुप में दूंगा कि किस बंदे ने किसके साथ हिस्ट्री करनी है, किसके साथ एग्जामिनेशन। चाहे उस दिन हमारे 3 घंटे लगे, 3.5-4 घंटे लगे, आप लोगों ने परफॉर्म करना ही है। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीक यू पीपल शुड एटलीस्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कुछ कर सकते हैं। तो इस वीक में जो सैटरडे वाला दिन है, ये आप लोगों का टेस्ट दिन होगा। और सारे के सारे जितने लोग हैं, हमने अभी स्टेशन लेके हिस्ट्री हमने की है, एग्जामिनेशन हमने की है, ब्रेकिंग द बैड न्यूज हमने की है, कंसर्ट हमने की है, इंस्ट्रूमेंट हमने की है, ये काउंसलिंग हमने की है। आगे तो थ्योरी है, ईएनटी है, थ्योरी है, गायनी है, थ्योरी है। तो बहुत आसान है। मेन चीज आप लोग को ये परफॉर्म करने हैं, परफॉर्मेंस वाली चीज आप लोग को सिखाई है। कल इंशाल्लाह आई विल
ट्राई टू कवर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कि हम क्रेनियल नर्व एग्जामिन कैसे करते हैं। तो क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, और आप लोगों ने नाम सुना होगा अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज। तो उसमें रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं कि हाइपर रिफ्लेक्सिया क्या है, हाइपो रिफ्लेक्सिया क्या है, ठीक है। उसके साथ तो फिर इसके बाद थ्योरी, बिल्कुल प्योर थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आप लोग मेरे सामने परफॉर्म करोगे, गलती करोगे मैं ठीक करूंगा, गलती करोगे मैं ठीक करूंगा। अ डे विल कम दैट इंशाल्लाह किसी बंदे में गलती नहीं होगी। मेरा काम आप लोगों को फॉर्मेट सिखाना है, आप लोगों का काम यहाँ पे परफॉर्म करना है, क्योंकि एग्जाम में तो आप लोग जाओगे। तो देखे नेक्स्ट वीक से या कल से परसों से एक तो आप लोग कोशिश करें अपने पास स्टेटोस्कोप लाकर, चाहे कि उसका इस्तेमाल हो या ना हो, आप लोग की रिफ्लेक्सेस बन जाएगी कि कल को आप एग्जाम में जाओगे पता होगा कि मैंने स्टेटोस्कोप लेके जाना। कुछ लोग होते हैं उसे भूल जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो स्टेटोस्कोप लाया करें, और अपने लिए ये जो नॉर्मल 300-400 रुपए का ओवरऑल मिलता है कोशिश करें कि वो लिया करें, चाहे आप लोग पहन ले ना पहन ले। एकेडमी आते हुए अपने पास स्टेटोस्कोप ओवरऑल जरूर रखें, कि आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड कर देती है, क्लियर है। ओके जी, यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आप लोगों को लास्ट में पढ़ाने लगा था, दो तीन चीजें रहती हैं, ठीक है। ये बताने लगा था आप लोगों को कि नोट्स इंस्ट्रूमेंट के आप लोगों को इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन इससे बस मेरा काम अभी वाइंड अप होने वाला है, ठीक है। ये सारी इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन मैंने लिखी है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट है, ये फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है, इसका यूज क्या है, इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, ठीक है। अब इस फोरसेप को देते हैं, दिस इज अ फोरसेप। ये क्या है, फोरसेप है। ये फोरसेप इसलिए है, देखें इसमें लॉक सिस्टम है, क्या है, लॉक सिस्टम। इसको हम फिंगर रिंग्स कहते हैं, ये फिंगर रिंग्स है जिसमें हम फिंगर डालते हैं, ये लॉक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रेटेड फोरसेप। ये क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड। मैंने बताया था जिस फोरसेप की एंड पे होल है, ये सुराख है, इसको कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड फोरसेप। और इस फोरसेप के अंदर आप लोगों को एक टीथ नजर आया होगा, इसके अंदर एक टूथ है, क्लियर है कि नहीं। तो इसके अंदर क्या है, एक टूथ है। तो दिस इज अ फेनेस्ट्रेटेड फोरसेप विच कंटेन अ सिंगल टूथ। इसके अंदर ये जो है ना ये टीथ है, क्लियर है कि नहीं। तो सिंगल टूथ है कि मल्टीपल टूथ है, सिंगल टूथ। This is a fenestrated forceps having bilateral hole and single tooth, ठीक है। और straight forceps है, क्या है, straight, that is called lens forceps। इसको lens forceps कहते हैं, LANE, lens forceps, LANES, यहाँ पे लिख लेता हूँ, lens forceps, ठीक है। लेंस फोरसेप इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेके दिस इज कॉल्ड लेंस फोरसेप, दिस लेंस फोरसेप, ठीक है। लेंस फोरसेप हम गायनी के अंदर ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इट इज यूज स्पेशली इन वन कंडीशन ड्यूरिंग लेप्राटमी। हम किस में यूज करते हैं, लेप्राटमी। ये जो मिड है ना एब्डोमेन का, यहाँ पे एक मसल है, इसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, और इसके साथ होते हैं रेक्टस शीट। क्या होता है, रेक्टस शीट, और शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये जो है ना इसके अंदर टीथ है, इसके जरिए हम उस शीट को पकड़ते और सर्जरी में उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इट इज यूज टू रिट्रैक्ट रेक्टस शीट। ये किसको रिट्रैक्ट करने के लिए होता है, रेक्टस शीट। और ये गायनाकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी में भी यूज हो सकती है, क्लियर है। ये लेंस है, इसको हम कहते हैं मोरिस रिट्रैक्टर। ये रिट्रैक्टर है, इसके जरिए भी जो शीट वगैरह है इसको हम क्या करते हैं, साइड पे करते हैं। ये रिट्रैक्टर है, इसका मतलब इसमें कोई टीथ वगैरह है नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट है। ये नॉन ट्रोमाटाइजिंग टाइप, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको कहते हैं मोरिस रिट्रैक्टर। क्या कहते हैं, मोरिस रिट्रैक्टर। मोरिस रिट्रैक्टर, MORRIS, मोरिस रिट्रैक्टर। इस तरह पकड़ लेते हैं और इसको फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, ये साइड पे करते हैं, एक शीट वगैरह को साइड पे, ये उन एरियाज पे लगाया जाता है जहां पे हमें बल्कि टिश्यू या ज्यादा फोर्सफुल टिश्यू को साइड पे करना होता है। ये रिट्रैक्टर है, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टेप 2 के अंदर जो आता है बार बार, ये आता है एग्जाम में, यही आता है, ठीक है ना। ये हमें भी आया था जब हम एग्जाम में गए थे। दिस वन, ये देखा है कि नहीं, ये देखा है कभी प्रैक्टिस में। इसको कहते हैं गार्डल एयरवे। क्या कहते हैं, गार्डल एयरवे। इसको लेके नाम लेके शाबाश, इसका जो नाम है, हाँ इन लोगों ने भी लिखा है गार्डल एयरवे, GUEDEL, गार्डल एयरवे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3 के अंदर व्हेन वी वाज प्रिपेयरिंग इन 2018 PMDC एग्जाम, आप लोग यकीन करें कोई सिंगल बंदा नहीं था जिसका इसका नाम पता होता, क्लियर है। क्योंकि सारे बंदे क्या करके गए थे, ET ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब,
बस सब वो रट के गए थे। इट इज आल्सो सिक्योर द एयरवे। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड गार्डल एयरवे। ये अगर आ जाए, एंडोट्रेकियल ट्यूब तो आप लोगों को दिखाया था ना, ये भी एयरवे सिक्योर करते, ये भी करता है। इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि जब इंसान को फिट्स पड़ते, सीजर्स होता है मिर्गी, तो उसमें इंसान की टंग बाइटिंग होती है कि नहीं। ये जो गार्डल एयरवे है, ये हम इन बिटवीन द टंग रखते हैं ताकि टंग बाइटिंग पेशेंट ना करे। क्लियर है कि नहीं? तो इट इज आल्सो यूज, इसके यूज आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन नाम सिर्फ याद रखें, ये डिस्पोजेबल टाइप है, यूज हो के उसको फेंका जाता है। और इसमें भी डिफरेंट क्या आती है, साइजेस आती है। बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। तो ये कौन सा एयरवे है? गार्डल एयरवे। इसकी इंडिकेशन, कंट्र इंडिकेशन बताऊंगा। इसमें देखिए, ये जो आप लोगों को ये ये आम इंजेक्शन की नीडल है कि इससे लंबी है, बहुत लंबी है। इसको लंबार पंक्चर नीडल कहते हैं। कौन सा? लंबार पंक्चर। जब हम लंबार पंक्चर करते हैं, एंड वी टेक सीएसएफ फ्रॉम हेयर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ निकालने के लिए इसको स्पाइनल नीडल भी कहते हैं। लंबार पंक्चर नीडल या स्पाइनल नीडल, इसके जरिए L4 L5 के दरमियान से हम इंसर्ट करते हैं और सब अरेक्नोइड स्पेस से इससे हम क्या निकालते हैं? सीएसएफ निकालते हैं। सीएसएफ निकालने से हमें डिजीज का पता भी चलता है। सीएसएफ डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है। क्लियर है कि नहीं? तो दिस कॉल्ड लंबार पंक्चर नीडल। लंबार पंक्चर हम कब नहीं करते? जब आईसीपी क्या होती है? रेज होती है। और ये हम तब करते हैं टू नो द काज ऑफ मेनिंजाइटिस, कि बैक्टीरियल है कि वायरल है, फंगल है। तो ये जनाब, ये भी हमारे पास यही नीडल है, ये भी यही नीडल है, लेकिन ये जनाब कवर है या अनकवर है, ठीक है ना। तो लंबार पंक्चर ये नीडल, इसको हम यहाँ पे स्पाइनल नीडल भी कहते हैं, दिस आल्सो नोन एज स्पाइनल नीडल। क्लियर है? ये कुछ चीजें आप लोगों ने ओके। इधर देख, इसके अंदर वो तो अब है नहीं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक रिट्रैक्टर लगा होता है, इसके अंदर एक प्लेंजर होता है। जब हम ये इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट, ठीक है, और ये सब अरेक्नोइड स्पेस में चला जाएगा, इसको निकाल देते हैं। जब वो निकालेंगे तो फिर सीएसएफ आना शुरू हो जाएंगे। और जब हमें सीएसएफ लेंगे, 2 ड्रॉप्स लेंगे, 3 ड्रॉप लेंगे, बूंदे लेंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे और इसको वापस निकालेंगे। इसका मतलब इसके साथ प्लेंजर जरूर होता है। इसका एक वीडियो है मेरे पास, वो आप लोगों को मैं चला लूंगा। क्लियर है? तो दिस कॉल्ड विच नीडल? लंबार पंक्चर नीडल। इसमें वायवा होगा। लंबार पंक्चर कहाँ पे कराई जाती है? L4 L5 के दरमियान। वजह यह है कि यहाँ पे स्पाइनल कार्ड डैमेज के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइनल कार्ड टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ L2। कहाँ पे? L2। L2 पे स्पाइनल कार्ड खत्म होता है, और ये हम L4 L5 से CSF निकालने के लिए, CSF is diagnostic as well as therapeutic, and you will come to know when I give you the notes, उसमें CSF की सारी इंडिकेशन, कंट्र इंडिकेशन है। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट यू पीपल शुड रिमेंबर। इंस्ट्रूमेंट के जितने भी नोट्स है वो इंशाल्लाह कल सबको मिल जाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट वाले नोट्स मेरे हैंड रिटन में कल मिलेंगे। फिर आप लोगों ने उस इंस्ट्रूमेंट को देखकर उस नोट से याद करना है, ठीक है। फिर परसों आप लोगों को हिस्ट्री के साथ नोट्स मिलेंगे, परसों एग्जामिनेशन के मिले। मैं इस तरह एक एक सेट अलग अलग देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे स्टेशन से ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ के अलग मिलेंगे, कंसर्न के अलग मिलेंगे, और ये जो काउंसलिंग है इसकी अलग मिलेंगे। ईएनटी, डर्मेटोलॉजी, उसकी जो पिक्चर है, उसकी जो नोट्स है, वो कोई बंदा उस दिन यूएसबी लेगा, सारे आप लोग को यहाँ से यूएसबी में देंगे, चाहे जाकर आप लोग उस पिक्चर को अपने लैपटॉप में बार बार भी देख सकेंगे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो शाबाश कर लें। एक माह के बाद क्या हुआ? नहीं नहीं, उससे क्या हुआ, मैं ये नहीं समझा। हाँ हाँ, अस्मोटिक डायरिया था, उस लैक्टोज फ्री मिल्क दे दिया, तो, तो क्या हुआ होगा उस वजह से? ओके, सम टाइम जो बच्चे होते हैं ये डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाए, पहले 2-3 साल तक की जो शेप है बॉडी की वो चेंज होती रहती है, डेवलपिंग स्टेज। गट फ्लोरा या गट इज वेरी वेरी इमेच्योर, इंटेस्टाइन कि अपनी मेच्योरिटी अटेंड करता है विद द टाइम। कभी कभार हम उसी वक्त के तौर पर लैक्टोज फ्री मिल्क देते हैं,
परसों कहते हैं कि 1 महीना 2 महीने के बाद ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार सडनली कोई ऐसा क्लिक आ जाता है कि गट अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है और वो लैक्टेज एक्सप्रेस करना शुरू कर, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर बाद में ना हुआ तो उसको फिर लैक्टोज फ्री मिल्क ही देना पड़ेगा, लेकिन हम ट्राई जरूर करते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो तो स्टैटिक है, वो तो जो है उसी तरह है, लेकिन बच्चे की बॉडी चेंज होती है, उसमें हमने उन लोगों को फिर ऑप्शन दिया। हाँ ठीक है। सीलियक डिजीज मैंने बताया ना कि अगर हमारे इंटेस्टाइन के विलाय बिल्कुल ठीक है, किसी ऑटो इम्यून से इन्फेक्शन की वजह से अगर वो डैमेज हो जाए और वो फिर ग्लूटेन एब्जॉर्ब ना करे, डिजीज हो सकती है। इट में भी सीन है, लेकिन एडल्ट के अंदर अगर पेशेंट कहे कि मुझे ये मसला पहले नहीं था अभी अभी हुआ है, इसका मतलब ये अक्वायर्ड काज है। अगर वो कहते हैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे साथ ये होता है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्लियर है? ओके, कल इंशाल्लाह 9 पे मिलते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए 15-20 मिनट वेट किया है, कुछ देर 9 तक आया करें सारे, 9 बजे आप लोग यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो 9 इंशाल्लाह टुमारो विल स्टार्ट द नेक्स्ट। कल न्यूरोलॉजिकल एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी थ्योरी भी करेंगे, तो कल सारी नर्स करेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ अपर लोअर मोटर न्यूरॉन, और कल आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट के इंशाल्लाह नोट्स मिल जाए, ठीक है। ओके। हाँ जी, आप लोग, मैं देखे जितने लोग इधर आते हैं उनको तो मैं अपने नोट्स दे दूंगा, अपने लिए फोटोस्टेट कराए, चाहे 3 पेजेस में बन जाए 4 में, और मैं उसी पेजेस का पिक निकाल कर एक पीडीएफ बनाऊंगा, वो ग्रुप में भी डालूंगा, चाहे आप लोग अपने गांव में किसी से फ्रेंड निकाले जिधर से भी, तो कोई। ओके। जो वीडियोस सैटरडे वाले ये फ्राइडे वाले थे वो अभी अपलोडिंग में थे, लेकिन वो मैंने दोबारा करने हैं ताकि वो इंशाल्लाह अच्छे हो जाए।